हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। दोस्तों देखिए, ये लोअर 2 का जो पेपर था उसमें हम लोग इसके 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। 50 के आगे आज हम लोग 51 से लेकर 100 तक करेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन जो थे इसमें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट सभी के पेपर थे, ठीक है। और उसी को हम लोग अब कंटिन्यू करते हुए आगे जा रहे हैं। इसका जो आप फर्स्ट पार्ट देखेंगे वो हमारे लाइव सेक्शन में जाइएगा। आप या तो प्लेलिस्ट में चले जाइएगा यूपी वीडियो हिंदी के नाम से, आप उसमें मिल जाएगा, या लाइव सेक्शन में जाके आप देखिएगा तो वहाँ पर आपको इसका पहला पार्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और ये पेपर जो आपको देखने को मिलेगा इसी के तरीके से ही आपको वीडियो में ही भी हिंदी देखने को मिलेगी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद है। हमारे कलाकारों ने पत्थरों के द्वारा यह संदेश दिया, तो इसका सही जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा कि हमारे कलाकारों यानी कि आवर आर्टिस्ट संदेश दिया, तो गेव दिस मैसेज पत्थरों के द्वारा, तो थ्रो द स्टोन्स, तो ये बन जाएगा। तो देखिए किसमें सम पे ऊपर घटा दीजिए आवर आर्टिस्ट, तो ये तीसरे में मिल जाएगा आवर आर्टिस्ट गेव दिस मैसेज, ठीक है। चलिए 52 नंबर देखिए, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है आदि से अंत तक। देखो दोस्तों, जो आदि से, आदि मतलब होता है शुरुआत और अंत मतलब होता है खत्म, जहाँ पे सब कुछ खत्म हो रहा हो। आदि से लेके अंत तक जो उसके लिए एक शब्द यूज किया जाता है वो हो जाता है अधोपंत, ठीक है। अनादि का मतलब होता है जिसका प्रारंभ ना हो, और समकालीन का मतलब होता है उसी समय में होने वाला, और समीचीन का मतलब होता है तर्कपूर्ण, ठीक है। चलिए 53 नंबर देखिए, सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। जो सब कुछ जानता होता है उसको दोस्तों क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सर्वज्ञ। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वस्व वो चीज़ होती है जो सब कुछ हो, मतलब जो सब कुछ हो वही सर्वस्व है। सर्वत्र मतलब जो सब जगह हो, और ज्ञानी मतलब जिसको ज्ञान हो। चलिए 54 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के लिए उचित विकल्प है। लिखा हुआ है बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा है। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो सहारा दिया है उसका सही अर्थ पूछा जा रहा है, मतलब उसका दूसरा अर्थ क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो सहारा है उसका मतलब अवलंब हो जाता है। क्या हो जाता है? अवलंब हो जाता है। ये भी एक तरीके का सहारे के लिए ही यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 55 नंबर देखिए, लिखा हुआ है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का समानार्थी है। तो हमको यहाँ पे समानार्थी बताना है हिरण का, ठीक है। हिरण, तो हिरण का जो समानार्थी हो जाएगा कुरंगम लिखा हुआ है, यही हिरण का समानार्थी हो जाएगा, ठीक है। बाकी तरंग मतलब लहर होती है, ठीक है। क्या होता है? लहर होती है। और नंदन, नंदन मतलब पुत्र होता है, सुत होता है, वत्स होता है। अम्बुद मतलब बादल, मेघ, घन, ये सब होता है। चलिए फिर देखिए, कोई शब्द कौन से विशेषण का बोध कराता है? अब कोई, ठीक है, कोई ये क्या होता है? कोई शब्द में कौन सा विशेषण हो जाएगा? तो अब परिमाण, क्या इसमें किसी की मात्रा बताई जा रही? नहीं। सर्वनामिक, हाँ ये हो सकता है। मूलावस्था यानी कि जो पहली थी उसकी जो पहले की अवस्था थी उसमें हो जाना। उत्तरावस्था बाद की अवस्था में परिवर्तित हो जाना। तो ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो आपको मैंने बता दिया। चौथा ये जो आपको लिखा है सर्वनामिक विशेषण, यही सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। जब भी कभी कोई शब्द जैसे ये इस तरीके के जो सर्वनाम जो होते हैं जो संज्ञा से पहले यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो वो सर्वनामिक विशेषण कहे जाते हैं, ठीक, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और खासकर जब जैसे कोई शब्द है जो सर्वनामिक विशेषण का बोध तब होता है उसमें जब वो संज्ञा से पहले कुछ कोई जैसे सर्वनाम आते हैं, ठीक है, जैसे कुछ हो गया या कोई हो गया, तो शब्द आते हैं और वो विशेषण की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं। संज्ञा मतलब विशेषण की तरह संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं, तो वो सर्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। चलिए 57 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अब अट्टालिका का तद्भव रूप पूछा जा रहा है। अटारी, बिलाप, हंसी या कमरा। अट्टालिका मतलब होता है अटारी। क्या होता है दोस्तों? अट्टालिका मतलब होता है अटारी। चलिए 58 नंबर देखिए, 58 नंबर में लिखा हुआ है भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के या 6 प्रकार के? तो भाववाचक संज्ञा जो होती है वो दोस्तों 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? जैसे सर्वनाम से, सर्वनाम से क्या होता है? स्वा से जैसे स्वत्व हो जाता है, ठीक है। और विशेषणों में मीठा से मिठास हो जाता है। फिर क्रिया से लिखना से लेख हो जाता है। जातिवाचक संज्ञा से पंडित से पंडिताइन हो जाता है, ठीक है। और अव्ययों से क्या हो जाता है? दूर से दूरी हो जाता है। ये होते हैं 5 प्रकार। 59 नंबर देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। अच्छा, घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है। तो संबंधवाचक है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या निजवाचक है? दोस्तों देखो, यहाँ पे वो काम जो है अपने आप कर रहा है, और जब भी कभी काम अपने आप किया जाएगा तो उसमें दोस्तों निजवाचक हो जाता है। अपने आप किया जाए या आप खुद के लिए किया जाए, ठीक है, अपने आप या खुद के लिए होता है तो उसमें निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। चलिए 60 नंबर, क्यों? देखिए यहाँ पे था क्या, उसने क्या कहा था? श्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, तो वो काम तो अपने आप ही कर रहा है ना, तो इसलिए अपने आप के लिए जो कहा गया तो वो कैसा हो जाएगा? वो निजवाचक हो जाएगा। 60 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। घर घर में मेरा दोस्त रहता है, नहीं, उस घर में मेरा दोस्त रहता है, तो ये किस तरीके का जो है क्या पूछा था? विशेषण का भेद हो जाएगा। तो देखो, घर में मेरा दोस्त रहता है तो नॉर्मल, लेकिन उस घर में, तो उस घर में मतलब उसको इंगित कर दिया, यानी कि वो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। 61 नंबर, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है, ठीक है, क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठा है, तो ये प्रेरणार्थक है, नाम धातु है, पूर्वकालिक है या संयुक्त है? तो रोहन ने क्या किया होगा? पहले चाय पी होगी तब बैठा होगा, तो इसका मतलब है कि चाय पीना उसका पहला काम हो गया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी,
ठीक है, क्या हो जाएगी ये? पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। 62 नंबर देखिए, किस स्वर में उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? अब दीर्घ स्वर से भी देखो, हास्य स्वर छोटी मात्रा वाले, दीर्घ स्वर बड़ी मात्रा वाले, और उनसे भी ज़्यादा अगर किसी में समय लगता है तो उनको प्लुत स्वर बोलते हैं। 3 तरीके के स्वर बोले गए हैं आपके, जो है पहला हाँ, 3 तरीके के स्वर हैं, हास्य है, फिर दीर्घ है, फिर प्लुत स्वर है। चलिए 63 नंबर देखिए, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण संयोजन, वर्ण विच्छेद, संधि या संधि विच्छेद। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना। अच्छा, तो जब देखो कोई भी शब्द लिखा होता है उसको जब हम उनको तोड़ के अलग अलग लिखते हैं तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? वो वर्ण विच्छेद कहलाता है, उनके वर्णों को अलग अलग, ठीक है। और जब हम लोग उनके संधियों को तोड़ते हैं, उनके हिस्सों को तोड़ते हैं तो वो संधि विच्छेद कहलाता है। चलिए, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और जो क्या बोलते हैं, अब तक पेपर में बहुत बार आ चुका है। स्पर्श व्यंजन हमारे लेके जो का से स्टार्ट होते हैं, ये 5-5 की जो श्रृंखला होती है, का वाली, टा वाली, फिर चा वाली, फिर ता वाली और फिर पा वाली, तो ये 5-5 मिलके 25 बनाते हैं। ये 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों। फिर स्वर ए आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य या ओष्ठ? तो दोस्तों देखो, ए बोलोगे तो ना तो आपके ओठ आपस में चिपकते हैं, ना ही जीभ दांत में लगती है, ठीक है। तो कंठ और तालव्य दो नहीं, देखो कंठ और तालव्य तो खत्म हो गए, ठीक। कंठ और दंतोष्ठ दांत में नहीं लग रही है, ओठ भी मुड़ नहीं रहे हैं, कंठ से हमारे आवाज़ तो आ रही है लेकिन वो हिस्सा जो है हमारे तालू का पीछे का हिस्सा उसमें लग रहा है, तो कंठ तालव्य का जो हिस्सा होता है वो ए आय के उच्चारण में निकलता है। चलिए फिर देखिए, हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? तो अब ये तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई सरल क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप, हमें पता है बहुत से लोग इस पे खा पे चले जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे इसका आंसर खा नहीं होगा। यहाँ पे पूछा गया हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है, ठीक है। का के बाद, हिंदी शब्दकोश की बात कर रहा है तो हमेशा याद रखिएगा, हिंदी शब्दकोश के बाद का के बाद हमेशा छा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये बनता है KSHA से, ये छतरी वाला छा KSHA से बनता है, ठीक है। तो इसलिए ये वहाँ पे दिखाई देता है। हिंदी जो शब्दकोश होता है, ठीक है, उसमें का के बाद हमेशा छा का शब्द आएगा, ठीक है। खा के यच बनता है तो उससे पहले ये KSHA आ जाता है, यानी कि छतरी वाला छा बन जाता है। चलिए 67 नंबर देखिए, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? अगर आपको अपना अनुभव प्रमाण पत्र कार्यालय से लेना है तो आप किसको जो है प्रमाण पत्र लिखेंगे? तो संस्थापक महोदय को, व्यवस्थापक महोदय को, प्रचारक महोदय को या संपादक महोदय को? दोस्तों देखो, जब हमें अपना अनुभव प्रमाण पत्र लेना है तो जो वहाँ की व्यवस्थाएं देखते होंगे वही तो हमें देंगे अनुभव प्रमाण पत्र। तो हमें संस्थापक से कोई मतलब है नहीं, हमें व्यवस्थापक से मतलब होगा। किससे? जो वहाँ की व्यवस्थाएं देखते हैं, तो व्यवस्थापक महोदय को हमें पत्र लिखना पड़ेगा। चलिए 68 नंबर देखिए, दैनिक हिंदुस्तान के संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? दैनिक हिंदुस्तान के संवाददाता के पद के लिए आप किसको जो है पत्र लिखेंगे? तो कार्यकारी महोदय, प्रचारक महोदय, संपादक महोदय, अधिकारी महोदय। तो सिंपल सी बात है, अगर हमको संवाददाता बनना है तो हमारे जो वहाँ के संपादक महोदय होंगे, हमें उनको ही पत्र लिखना पड़ेगा, हमें उनको ही आवेदन पत्र देना पड़ेगा। चलिए, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के लिए आप किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? थाना अध्यक्ष महोदय को, संस्थापक महोदय को, बस स्टैंड अधिकारी को या अधिकारी महोदय को? तो आप एक चीज़ ये बताइए कि क्या आपको वहाँ पे जो संस्थापक महोदय होंगे या बस स्टैंड का अधिकारी होगा या अधिकारी महोदय होगा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। आपको थाना अध्यक्ष महोदय को लिखना पड़ेगा, जो वहाँ का थाना लगता होगा। आपको वहाँ जाके एक FIR दर्ज करानी पड़ती है, आप FIR लिखाएंगे तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। 70 नंबर देखिए, 70 नंबर लिखा हुआ है, औपचारिक पत्र इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है? औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होता है? विषय, पता, अभिवादन और दिनांक। तो अब आप मुझे एक चीज़ ये बताइए, जो औपचारिक पत्र होंगे उनमें आप किसी का अभिवादन से आपको क्या मतलब होगा? उसमें विषय भी लिखना पड़ता है। औपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं? अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और परिवार वालों को छोड़ के आप जिसे भी, जैसे किसी संस्था को लिखें, किसी विभाग को लिखें, किसी स्कूल को लिखें, तो ये औपचारिक पत्र होते हैं। अब उसमें आपको अभिवादन का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं होगा। फिर देखिए 71 नंबर, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? अब व्यवसाय के लिए अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आदरणीय, आप पिताजी को तो लिख नहीं रहे हैं। परम पूज्य, आप अपने परिवार वालों में तो किसी को लिख नहीं रहे हैं। महोदय, प्रिय, प्रिय अपने दोस्त को नहीं लिख रहे हैं। बचा महोदय, महोदय जरूर लिखेंगे कि महोदय आप अपने बराबर के लोगों के लिए या व्यवसाय में किसी को अगर कुछ पत्र वगैरह लिखना है तब आप यूज कर सकते हैं। चलिए 72 से 76 तक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है तथा उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। समय का आदर करना ही उसका सदुपयोग करना है। जो व्यक्ति समय की सही कीमत जान लेता है वही जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। यह धन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। धन
खोने पर वापस पाया जा सकता है, परंतु बीता हुआ समय लौटकर नहीं लाया जा सकता है या लौटाया जा सकता है। छात्रों के जीवन में इसका अधिक महत्व है। जो छात्र इस उम्र में समय की कदर करना सीख जाते हैं वह भविष्य में तरक्की ऊंचाइयों को छू लेते हैं। चाणक्य, गांधी जी, अशोक आदि ने समय के सदुपयोग पर अपने पैरों के निशान छोड़ दिए हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण भविष्य का निर्माता है। जो लोग इसके महत्व को नहीं समझ पाते वे केवल हाथ मलते रह जाते हैं। हम चाहे विश्राम कर लें, परंतु समय कभी विश्राम नहीं करता। समय के प्रति सजगता मानव जीवन के लिए उपयोगी है, अतः छात्रों को समय की कीमत पहचान कर इसका सार्थक उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इंस्टाग्राम पर रील्स देखने के लिए जो एक कहते हो ना कि एक रील देख लें, चलो फिर इसके बाद बंद कर देते हैं मोबाइल। अच्छा ये वाली रील लास्ट है, अच्छा ये वाली तो दोस्त ने भेजी है, ये वाली देख लें फिर लास्ट कर देते हैं, और वो करते करते 2 घंटे आपके निकल जाते हैं। आपको तैयार करना चाहिए था इस समय पे, क्या तैयार करना चाहिए था? अच्छा देखना चाहिए था। आज हमने सोचा था कि चलो आज हम संविधान में जाएंगे, संविधान देख डालेंगे कितनी अनुसूचियाँ हैं, उनमें क्या क्या दिया हुआ है। नहीं पढ़ पाए, क्यों? क्योंकि भाई हम तो देख रहे थे ना वहाँ पर कौन कमर मटका रहा है, कौन रील्स किसने, मेरे दोस्त ने भी तो रील भेजी होंगी ना, वो भी तो हमें देखनी है। तो दोस्तों देखिए ये सारी चीज़ें आपको समय व्यतीत करने में बेकार जा रही हैं। अब जैसे यूट्यूब ही आप देख लीजिए, यूट्यूब पर आप पढ़ाई करने आते हैं, आप पढ़ाई यहाँ पे इतनी सब कुछ सुविधाएं हो गई हैं, फ्री में पढ़ाई मिल रही सब कुछ, लेकिन क्या है यूट्यूब पे भी यूट्यूब ने बर्बाद कर दिया। एक शॉर्ट्स नाम की वो शॉर्ट्स नाम का एक पोर्शन दे दिया। अब क्या होता है, बच्चा आता है यहाँ पे पढ़ने, लेकिन शॉर्ट्स पे जैसे ही क्लिक कर लिया अब वो धड़ाधड़ अंगूठा चल रहा है उसका, ठीक है। तो अब वो करते करते उसका टाइम बर्बाद हो गया। अब वो पढ़ने आया था बेचारा यहाँ पे हिंदी 50 क्वेश्चन लगाने आया था, 50 क्वेश्चन की जगह पे वहाँ पे 1 घंटा खराब करके गया शॉर्ट्स में। तो ये होता है समय का दुरुपयोग। चलिए समय का सदुपयोग का क्या अर्थ है? उसे संभाल कर रखना, उसे व्यर्थ ना करना, उसका अनादर करना, उसे व्यर्थ करना। अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छे सरल तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि उसे व्यर्थ ना करो, यही उसका समय का सदुपयोग है। चलिए छात्रों के लिए समय का सदुपयोग अधिक आवश्यक है। क्यों है? जो इसकी महत्ता समझते हैं वो सफल होते हैं, सदुपयोग करने से सदा विफल होते हैं, कभी भी सफल नहीं होते, सदा पीछे रहते हैं। जब भाई जब सदुपयोग करेंगे समय का तो आप सफलता प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। चलिए 74, समय धन से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? समय वापस मिल जाएगा और धन नहीं। बहुत मेहनत से मिलता है, धन वापस मिल जाएगा लेकिन समय नहीं। बिल्कुल सही बात है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि भले ही आपके पास पहले जो टाइम था आपके पास 10 रुपये होते थे, आज आपके पास 1000 रुपये होंगे, लेकिन आप जब उस समय पर जो चीज़ें कर लेते थे 10 रुपये में, वो आप 1000 रुपये में आज के समय में नहीं कर पा रहे हैं। तो जो पुराना समय था, आप खुद सोचिए 25 पैसा चलता था, 50 पैसे का सिक्का चलता था, आज के टाइम में वो नहीं है, वो समय दूसरा था, अब ये समय दूसरा है। अब उस समय को आप वापस यहाँ पर नहीं ला सकते हैं। तो ये है समय की पावर। चलिए 75 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सजगता का पर्यायवाची है? प्रमाद, सतर्कता, होशियारी या चौकन्नापन? सजगता का पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे प्रमाद जो है सजगता का पर्यायवाची नहीं है, प्रमाद नहीं होगा, क्योंकि सजगता, सतर्कता, होशियारी और चौकन्नापन तीनों यहाँ पे इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए इस अनुच्छेद का सबसे उपयुक्त शीर्षक बताएं। जीवन और समय, छात्र जीवन और समय, छात्र जीवन, समय का अनुप्रयोग, अनुपयोग तो नहीं होगा, आप भी समझ रहे हैं। फिर आप जब छात्रों और समय की बात की जा रही तो इसका जो सबसे सुइटेबल इसका जो शीर्षक बनेगा वो हो जाएगा छात्र जीवन और समय। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया है? सार्थक लघुत्तम, देखो जब भी लघुत्तम शब्द आ जाता है तो वैसे तो लघुत्तम इकाई पूछा जा रहा है, तो वैसे वर्ण होता है। भाषा के लिए वर्ण आना सबसे पहले चीज़ जरूरत होती है, लेकिन वो उससे नहीं भाषा बन नहीं सकती है, लेकिन भाषा बनाने के लिए आपको शब्द बनाना पड़ेगा। फिर जब शब्द हो जाता है तब आप सारी चीज़ें जोड़ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, भाषा की जो सबसे लघुत्तम इकाई हो जाएगी वो शब्द हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6ठा पेज नंबर। चलिए फिर ज्ञानदीप किसकी रचना है, ये पूछा गया है। चलिए देखिए ज्ञानदीप, ये तो सीधे सीधा क्वेश्चन है, इसको सीधे बताते हैं। ये शेख नबी जो है उन्हीं की जो है ये रचना है। रामचंद्रिका की रचना की थी, किसने की थी रामचंद्रिका की रचना? तो ये केशव दास जी थे, इन्होंने इसकी रचना की थी। ये देखिए चौथे ऑप्शन पे आपको मिल भी रहा है। चलिए जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन थी? चलिए जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी ये पूछा जा रहा है। तो गुंडा सालवत्ती ग्राम में मचो, ग्राम इनकी सबसे पहली कहानी थी, ठीक है। 1910 में प्रकाशित हुई थी। 81 नंबर देखिए, सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी है? शबरी, महाप्रस्थान, संशय की एक रात, प्रवाद पर्व, ये कहा गया है। तो जो सीता वनवास से संबंधित एक काव्य है वो प्रवाद पर्व के नाम से है, ठीक है। चलिए 82 नंबर देखिए, सही विकल्प का चयन करना है। चलिए सही विकल्प का चयन करना है जो शुद्ध वाक्य है। कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान, कृपया पत्र पर ध्यान दें, कृपया, अच्छा मेरे पत्र पर ध्यान दें, कृपया, कृपया मेरे पत्र भी ध्यान दें। अच्छा भाई अब देखो सबसे सिंपल सी बात है कि इसको सही शुद्ध करना है, तो कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, ये आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर चलिए भाई शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमको। वह सारी रात भर पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ता रहा, वह रात भर पढ़ता रहा, वह, अच्छा रात भर पढ़ता रहा, वह पढ़ता रहा, वह रात भर। तो देखो ये लास्ट वाले तो आपके दो तो बेकार के ही हैं, ठीक। अब आता है वह सारी रात भर, देखो रात भर कुछ नहीं होगा, हमेशा अगर आएगा वह सारी रात पढ़ता रहा, बिल्कुल सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तुम, तुम्हारा,
तुम का काम करो, तुम मेरा काम करो, तुम अपना काम करो। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे जो शुद्ध है वो तुम अपना काम करो, यही निकल रहा है। सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है। फिर देखिए सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध है। मैंने गुरुजी का दर्शन किया, मैंने गुरुजी को दर्शन किया, मैंने गुरुजी को दर्शन किए, मैंने गुरुजी के दर्शन किए। तो अब 85 नंबर में मैंने गुरुजी के दर्शन किए, बिल्कुल सही हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। घर पर सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर को सब ठीक ठाक होंगे, ठीक होंगे। अब देखो 86 नंबर में जब घर को सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, घर में सब ठीक ठाक होंगे, ये बिल्कुल सही लिखा है। बाकी ऊपर घर पर, तो घर पर नहीं होगा, घर में होगा। चलिए फिर 87 नंबर देखिए, 87 नंबर में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं, वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी ना छूटती। तो ये संदिग्ध भूतकाल है, हेतु भूतकाल है, हेतु मध्य भूतकाल है, सामान्य वर्तमान है या आसन्न भूतकाल है। तो दोस्तों देखो, जब यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो ये मेरी गाड़ी न छूटती। ठीक है। देखो जब भी कभी भूतकाल में जब एक क्रिया दूसरी क्रिया के होने पर डिपेंड होती है या उसके ऊपर रुकी हुई होती है कि जब एक क्रिया होगी तभी वो दूसरी क्रिया होगी। ठीक है। एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर होना जब निर्भर होता है तो उसको हम हेतु भूतकाल क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे जब अगर वो स्टेशन पर पहुँचता तो गाड़ी ना छूटती, तो वो गाड़ी छूट मतलब जो है तो वो क्या था, उसको स्टेशन पहुँचना बहुत जरूरी था, लेकिन वो स्टेशन ही नहीं पहुँच पाया समय पर पहुँचना बहुत जरूरी था। तो इसलिए यहाँ पे हेतु भूतकाल हो जाएगा, हेतु मत भूतकाल। चलिए प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पक्ष के भेद में सही विकल्प हो। अब सीता चलने लगी है, प्रगति घोतक पक्ष है, आरंभ घोतक पक्ष है, पूर्ण घोतक पक्ष है या सातप्य घोतक पक्ष है। तो देखो दोस्तों, अब सीता चलने लगी है यानी कि उसने आरंभ कर दिया हो गया, तो आरंभ घोतक पक्ष ही हो जाएगा। चलिए 89 नंबर देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वृत्ति के सही भेद का विकल्प हो। जरा मेरी सहायता कीजिए। विद्यार्थ है, निश्चयार्थ है, संध्यार्थ है या संकेतार्थ है। तो अब आप एक चीज़ ये बताइए कि देखो दोस्तों, इसमें जो आंसर हो जाएगा वो विद्यार्थ हो जाएगा। देखिए क्या होता है, जब जरा मेरी सहायता कीजिए, तो दोस्तों इसमें जो सहायता कीजिए है ये तो अपनी उसने इच्छा बताई कि भाई इच्छा बोधक हो गया ये तो, ठीक है। और जो कीजिए शब्द है ये क्रिया रूप में जो है विद्यार्थ बोधक होता है। क्या होता है विद्यार्थ बोधक का अर्थ? विधि संबंधी तात्पर्य अथवा क्रिया करने का जो भाव होता है उसको हम विद्यार्थ बोलते हैं। चलिए फिर देखिए, जो सर्वनाम शब्द वक्ता स्रोत अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक या निश्चयवाचक या निजवाचक। तो दोस्तों ये पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जब हम किसी दूसरे के लिए सर्वनाम शब्द का उपयोग करते हैं। चलिए निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। बाजार पुस्तक में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। अच्छा, तो विधानवाचक वाक्य सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। देखो अगर संयुक्त वाक्य होता है तो और से जुड़ा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसलिए कॉमा लगा हुआ है और इसलिए पुस्तकालय से ले ली, कॉमा से जुड़ा है तो मिश्र वाक्य हो जाएगा, ठीक है। जब साधारण वाक्य के अलावा उसमें कोई दूसरा वाक्य भी एक साथ में दिया हो काम करने के लिए तब जो है आपका मिश्र वाक्य हो जाता है। चलिए, किसी अक्षर या शब्द का विशेष बल देने के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है? किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इकहरा उद्धरण, दोहरा उद्धरण, विवरण चिन्ह या विस्मरण चिन्ह। तो दोस्तों जो इकहरा उद्धरण होता है, जैसे कि आपको लिखना है राम, ठीक है, तो एक ये हम लोगों ने कॉमा के अंदर जो बंद कर देते हैं सिंगल कॉमा के अंदर, ये होता है, इस पर विशेष बल देना है, ठीक है। तो ये इकहरा उद्धरण के बंद कर दिया जाता है। दोहरा उद्धरण क्या होता है? ये 2 तरीके के कॉमा के साथ बंद कर दिया जाता है, ठीक। चलिए आगे देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों का सही अर्थ है। कमर टूटना तो निराशा होना, जीत लगना, कमर टूट जाना या चोट लगना। तो कमर टूटना का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? निराश होना। चलिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, सिर दर्द होना, पसंद आना, गुस्सा करना, असंतोष प्रकट करना। तो जो माथे पर बल देना होता है तो इसका मतलब होता है असंतोष प्रकट करना। चलिए, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ होगा। 8-8 आंसू रोना। अब दोस्तों ये थोड़ा सा नया है कि 8-8 आंसू रोना, ठीक है। पछताना, बहुत अधिक विलाप करना, आश्चर्यचकित होना या गिन चुनकर रोना नहीं। जब 8-8 आंसू रोना मतलब बहुत ज़्यादा आंसू निकलना। बहुत ज़्यादा आंसू तभी निकलेंगे जब आप बहुत ज़्यादा विलाप करेंगे, ठीक। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। आँख का अंधा, गांठ का पूरा। अब आँख का अंधा नाम नयन सुख तो आपने सुना होगा, लेकिन आँख का अंधा और गांठ का पूरा जो होता है वो अच्छा व्यक्ति, मूर्ख, धनी, सोच समझ कर करना, कठोर व्यक्ति। तो जो आँख का अंधा गांठ का पूरा होता है वो मूर्ख और धनी दोनों होता है, ठीक है। गांठ का पूरा मतलब वो धनी तो है लेकिन आँख का अंधा वो मतलब मूर्ख है।
चलिए सही विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद होगा। ठीक है, भारत को अनाज के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है, तो इंडिया, सबसे पहले तो आपको इंडिया लेना पड़ेगा। फिर वाज बनाया गया, तो पास्ट में है, तो इंडिया वाज मेड सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। इन ग्रेन सेक्टर, ये हो जाना चाहिए। इंडिया इज है, काट दीजिए। इंडिया वाज मेड सेल्फ रिलायंट इन द ग्रेन सेक्टर, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 98 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अंग्रेजी में मतलब बनाना है। वैसे देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन निश्चित रूप से वरदान है। ठीक है, चलिए तो इफ़ वी थिंक अबाउट इट, अगर हम लोग जैसे देखा जाए तो कहा जाएगा, तो इफ़ वी थिंक अबाउट इट द मोबाइल फ़ोन इज़ डेफिनेटली अ बून, BOON होता है। ठीक है, तो इफ़ वी थिंक अबाउट इट, ठीक है, द मोबाइल फ़ोन इज़ नहीं है। इफ़ वी थिंक द मोबाइल फ़ोन इज़ डेफिनेटली नॉट अ बून, हटाइए नॉट है। इफ़ वी थिंक अबाउट इट द मोबाइल फ़ोन इज़ डेफिनेटली अ बून, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 98 के बाद अब 99 और 100, 2 क्वेश्चन बचते हैं, ये भी फिनिश करते हैं। उनका भी अंग्रेजी में अनुवाद ही है। चलिए, सब भारतवासी एक होकर डटकर विपरीत का सामना करते हैं, तो सब भारतवासी, ऑल द इंडियंस, एकजुट होकर स्टैंड यूनाइटेड कर विपरीत का सामना करते हैं, एंड फाइट क्राइसिस, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन देख लिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। सही विकल्प का चयन करें और दिए गए वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करें। कुछ विदेशी पक्षियों को सैर करने का बहुत शौक होता है, तो सम फॉरेन वर्ड्स आर वेरी फॉन्ड आर ट्रेवलिंग, तो कुछ पक्षी यानी कि सम फॉरेन वर्ड्स, सम कुछ विदेशी पक्षी, तो सम फॉरेन वर्ड्स आर वेरी फॉन्ड, शौकीन मतलब फॉन्ड ऑफ ट्रेवलिंग, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे देखिए लोअर 2 का जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम लोगों ने जितने भी 100 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर दिए हैं, और इसी तरीके के आपको और भी आगे जो है क्वेश्चंस पेपर मिलते रहेंगे। आप ऐसे ही चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर आज नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो वीडियो के माध्यम से अगर आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।